नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं, छोटी हो या बड़ी। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, लेकिन कभी कभी इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम ऐसा अजीब सा हल ढूंढ निकाल लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किसी और की समस्या का कारण बन सकता है या फिर हम खुद उसका शिकार बन सकते हैं। ए सुनना, चल चलते हैं। क्या हुआ? तू बार-बार दरवाजे वो मेरे पीछे कर रहा है। कोई नहीं है, देख। कोई नहीं बेटा, चल, कुछ नहीं होगा, चल। जाना। पता नहीं यार, लोग इतनी गाड़ियां खरीद कैसे लेते हैं। जब देखो तब रोड पर जाम ही जाम। काजल कहाँ है? आई नहीं कोचिंग से? हाँ? अरे तुम दोनों ऐसे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? काजल अभी तक कोचिंग से नहीं आई है। पापा, हमने काजल को सब जगह ढूंढा पर पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोन ही कर देती। हमने सोचा कि आप गाड़ी चला रहे होंगे रास्ते पर। अरे भाड़ में गई गाड़ी। कब से लापता है आपकी बेटी और घर से किसके साथ निकली थी? काजल 4 बजे शाम को अकेले कोचिंग गई थी, वापस नहीं आई तो हमने कोचिंग में फोन किया तो पता चला कि वो कोचिंग पहुंची ही नहीं। जब ये घर से निकली, इसने पहना क्या हुआ था? पिंक कलर का टॉप, जीन्स और ग्रे कलर का जैकेट पहनी थी। वो अकेली कहाँ जाएगी सर? मुझे तो बहुत घबराहट। तुम उसे अकेले जाने क्यों दिया? तुम में से कोई उसके साथ नहीं जा सकता था क्या? पापा, वो रोज अकेली तो जाती है और हमें क्या पता था कि इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे तो प्रॉब्लम बता के आती है क्या? राकेश जी, 1 मिनट, काजल का मोबाइल नंबर दीजिए। जी, काजल के पास फोन नहीं है। आप लोग रहते कहाँ हैं? हमारा घर शताब्दी रोड के पास है। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पता नहीं किस हालत में होगी सर, प्लीज। राकेश की 16 साल की बेटी काजल कई घंटों से लापता थी। आखिर कहां थी काजल और किस हाल में थी? कानपुर पुलिस फौरन इन सारी पहेलियों को सुलझाने में जुट गई और सबसे पहले उन्होंने रुख किया काजल के कोचिंग सेंटर का। सर, काजल हमें बिना बताए कहीं नहीं जाती। काजल के बिस्तर के नीचे से ये नोट मिला है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे मत मारना। सर, काजल डरावनी नॉवेल्स पढ़ा करती थी, रात रात भर जगकर भूतिया फिल्में देखा करती थी। वही सब उसके दिमाग में घुस गया है, वहम है और कुछ नहीं। सर हमें तो कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों लिखा। वो किससे डरी हुई थी? सर, काजल के कोचिंग सेंटर से पता चला है कि पिछले 2 दिनों से काजल वहां पर एब्सेंट है। 2 दिन से? यस सर।
और ये भी पता चला है कि काजल की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वो वहाँ रेगुलर नहीं थी। काजल की तबीयत खराब थी, इसमें कौन सी अजीब बात है? बीमार कौन नहीं पड़ता है? सर, हमारी बेटी ने अचानक किस हालत में होगी, आप प्लीज़ प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ दीजिए। काजल के बिस्तर के नीचे से मिला ये नोट हमारे लिए इशारा है शर्मा। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक काम करो, काजल की स्कूल फ्रेंड से बात करो। हमें काजल की लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लियर होगा कि ये नोट महज वहम में लिखा गया है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है। सर, यस सर, पिछले कई दिनों से काजल अजीब सा बिहेव कर रही थी। जैसे क्लासरूम में खोई खोई रहती थी, अपना टिफिन फेंक देती थी, बैग भूल जाती थी। सर पता नहीं क्यों काजल को कभी भी घर जाने की जल्दी नहीं होती थी। छुट्टी के बाद वो वॉशरूम में छुप जाती थी। काजल, टॉयलेट की तरफ किधर जा रही है? घर नहीं जाना क्या? काजल सुन तो, काजल। सर ऐसा लगता है काजल घर जाने से बहुत डरती थी। कुछ तो गड़बड़ है उसके घर में, नहीं तो उसकी फैमिली को छोड़कर पूरी दुनिया को उसका बिहेवियर चेंज क्यों लगता? काजल हमारी बेटी है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं उसे। अगर हमने ये सब कुछ किया होता तो आपके पास क्यों आते कंप्लेंट लिखवाने के लिए? आप लोगों को काजल का बर्ताव कभी अलग नहीं लगा? सर सब नाटक है काजल का। पापा की लाडली है ना, उन्होंने बिगाड़ा उसे। सर एक नंबर की झूठी और मक्कार है काजल, हमेशा ऐसी ही कुछ हरकतें करके मुझे फंसाती थी। आप लोग हमारी बेटी को ढूंढने आए हैं या हम पर शक करने? स्कूल में भी तो कोई हो सकता है जिससे वो डरती हो, और फिर बिना सबूत के आप हम पर शक कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब तक हमें काजल का पता नहीं चलता तब तक हर कोई हमारे शक के दायरे में। बेहतर होगा कि आप हमें कोऑपरेट करते रहें। 2 मार्च जिस दिन काजल गायब हुई थी, आप दोपहर से शाम तक कहाँ थे? जी, हम किसी काम से हापुड़ गए थे और शाम को वहीं से वापस आए थे। सर मैं उस दिन एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। जिस दिन काजल गायब हुई थी उस दिन सारा दिन हम घर में ही थे। सर क्या हम इनकी बातों में भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं शर्मा, इन घर वालों की कहानी बाहर वालों से बिल्कुल अलग है। इतनी आसानी से इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। एक काम करो, इन सब के 2 मार्च की कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, क्रॉस वेरीफाई करो कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं। सर वो हम अपने घर जा रहे थे, अचानक से पता नहीं वो लड़की कहाँ से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। जब वो लड़की तुम्हारी गाड़ी काजल राकेश जी, काजल कैसे? फिलहाल काजल अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। काजल के डॉक्टर साहब, काजल कैसे है? पेशेंट के घाव काफ़ी गहरे हैं, उसके साथ रेप भी हुआ है और हमें उसके बॉडी पे कहीं कहीं पे बर्न मार्क्स भी मिले हैं। ऐसा लगता है उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया हमारी बेटी को? सर यहीं पे वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आई थी। यहाँ? जी सर। लड़की आई किस तरफ से थी? सर इस तरफ से। इधर तो जंगल है। शर्मा, अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, आखिर ऐसी हालत में लड़की आई कहाँ से थी। सर ये देखिए, वहाँ घर जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ। शर्मा, ये लड़की कौन हो सकती है? बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है, प्राइवेट पार्ट पे फूल रखे हुए हैं, तो मामला क्या है? इस केस में काजल की गुमशुदगी के बाद उसके साथ हुई बलात्कार की वारदात ने सबको चौंका दिया था, और तभी एक औरत की लाश मिलने से इस केस में सनसनी फैल गई। आखिर कौन थी औरत और इसकी हत्या क्यों हुई थी? और दूसरी तरफ काजल अपने घर से इतनी दूर एक सुनसान जगह पर कैसे पहुंची? क्या काजल का अपहरण जानबूझकर किसी ने किया था? और काजल का अपहरण करने वाला शख्स कौन था? ऐसे कई सवाल थे जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहे थे। मुझे कपड़े का टुकड़ा काजल का लग रहा है, क्योंकि काजल की माँ ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से काजल ने इसी कलर का टॉप पहना हुआ था। पिंक कलर का टॉप, जीन्स और ग्रे कलर का जैकेट पहनी थी। हो सकता है इस पे लगा खून भी काजल का ही हो। शर्मा, मुझे मामला बहुत अजीब लग रहा है। अंदर वो डेड बॉडी, और इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ तंत्र मंत्र किया है। सर हमने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन मर्डर वेपन कहीं नहीं मिला। ये जगह इतनी अंदर है, मुझे लगता है हमें यहाँ कोई विटनेस भी नहीं मिलेगा। एक काम करो शर्मा,
इस लड़की की फ़ोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज हुई हो। सर, एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। काजल की फैमिली के कॉल डिटेल्स आ गए हैं। पूरी फैमिली ने हमसे झूठ बोला है। 2 मार्च जिस दिन काजल गायब हुई थी, तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन कल्याणपुर की थी, तो हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम हापुड़ में थे? जिस दिन काजल गायब हुई थी आप दोपहर से शाम तक कहाँ थे? जी हम किसी काम से हापुड़ गए थे। दरअसल सर, हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर वालों को इस बात का पता चले। किस बात का? राकेश, माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है सर। काजल के पापा हमेशा हमारी ज़रूरतों को फिजूल खर्ची समझते। उस दिन भी हम शॉपिंग करने गए थे, इसलिए झूठ बोल दी। जिस दिन काजल गायब हुई थी उस दिन सारा दिन हम घर में ही थे। सिर्फ इसी वजह से झूठ बोला या इसके पीछे कोई और राज है? और कोई राज नहीं है सर, सिर्फ एक यही राज है कि हमारी एक गर्लफ्रेंड है और उस दिन हम उसी के साथ बाहर डेट पे गए थे। वो एक्चुअली घर वालों के सामने ये सब बात करने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उस दिन आपके सामने हमने झूठ बोला। सर, मैं उस दिन एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। ये एक ही झूठ है कि और कहीं झूठ तुमने छुपा के रखे हैं? नहीं सर, वो हमें सट्टा लगाने की आदत है और कभी कभी पी भी लेते हैं, बस इसलिए झूठ बोला सर। इसे पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? हमें नहीं पता ये कौन लड़की है, हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। सर, मुझे तो इनमें से एक की बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब काजल गायब हुई थी इनमें से एक ने भी सच नहीं बोला था कि उस समय ये कहाँ थे। और अब इस लड़की को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं जिसकी लाश हमें उस जगह से मिली जहां पर काजल को गायब करके रखा गया था। और सर, मैंने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक किया, इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट हमें कहीं भी नहीं मिली। एक काम करो शर्मा, नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भी इस लड़की के बारे में सर्च करो, शायद कुछ पता चले। और इन घर वालों ने अब जिन जगहों के नाम लिए हैं वहां एक बार क्रॉस चेक करो। काजल की क्या रिपोर्ट है? सर, अभी तक उससे होश नहीं आया है। इस केस में आगे बढ़ने के लिए काजल का होश में आना बहुत जरूरी है। अरे हमें कहा लिया है साहब, हमने क्या किया है साहब? सट्टा खिलाता है ना तू? खिलाता तुम साहब, लेकिन बंद कर दूंगा कसम से। बंद तो तुझे करना ही पड़ेगा। साहब, ये बता, 2 मार्च को ये आदमी तेरे यहाँ सट्टा खेलने आया था? ये तो राकेश है साहब, और मेरे यहाँ अक्सर आता है साहब। और 2 तारीख को तो ये 20-30 हजार रुपये हारा भी था। गैम्बलिंग एक्ट में बुक करो इसे। नहीं साहब, हम बंद कर देंगे साहब, बंद कर देंगे साहब हम। यस सर, मैं और हर्ष रिलेशनशिप में हैं। उस दिन हम दोनों साथ में मूवी देखने भी गए थे और हमारे साथ 2-3 दोस्त और भी थे। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसका गला काटा गया है, हो सकता है किसी ब्लेड से। बाकी पूरी बॉडी पे कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है और ना ही इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मर्डर 3 तारीख को सुबह 8 से 12 के बीच हुआ था। काजल की उस कार से टक्कर भी तो लगभग इसी वक्त हुई थी। हाँ सर। लेकिन काजल का इस लड़की से क्या कनेक्शन हो सकता है? और चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली, इसके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ काजल के साथ रेप किया गया। शर्मा, तुम्हें क्या लगता है इस सब में काजल की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है? सर, मैंने रेखा और हर्ष के बारे में अच्छी तरीके से क्रॉस चेक किया, वो दोनों तो सच बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश भी सच बोल रहा है। 1 मिनट सर। हेलो। ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल से कॉल था, काजल को होश आ चुका है। चलो। हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। काजल बेटा, आप घबराओ मत, हम हैं यहाँ, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ये बताओ कि जिस दिन आप कोचिंग के लिए निकली थी उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ? मुझे घर जाना है पापा, घर चलेंगे, मार डालेगा। ये आपकी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, उसके बारे में बताओ। काजल बेटा, आप हमें सिर्फ इतना बताओ। सर, आई थिंक हमें पेशेंट को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे ये बहुत ज़्यादा डर गई है और उस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड, शी इज़ वेरी स्मॉल फॉर ऑल दिस थिंग। सर, काजल तो कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा काजल और उस लड़की के साथ क्या हुआ था जिसकी लाश हमें मिली थी?
जबकि काजल ही इकलौती चश्मदीद गवाह है। सवाल ये है शर्मा कि काजल सचमुच सब कुछ भूल गई है सदमे में, या फिर हमसे सब कुछ छुपा रही है? पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। पापा मुझे मार डालेगा। सर, नेशनल मिसिंग पर्सनल डेटा रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। इस लड़की का नाम रानी शास्त्री है, उम्र 28 साल। करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली में इसकी मां ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। दिल्ली में? यस सर। लेकिन हमें इसकी लाश मिली कानपुर में, वो भी उस जगह जहां काजल को किडनैप करके रखा गया था। शर्मा, अब हमें पता ये लगाना है कि दिल्ली की रानी शास्त्री का कानपुर की काजल से क्या कनेक्शन है। पुलिस को जिस लड़की की लाश मिली थी अब उन्हें उसके बारे में पता चल चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिल्ली से लापता हुई रानी आखिरकार कानपुर कैसे पहुंची और उसकी हत्या किसने और क्यों की। दूसरी तरफ काजल अब भी डर के साए से बाहर नहीं निकल पाई थी और यह डर उसके अंदर लापता होने के पहले से देखा गया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि काजल इतनी ज्यादा डरी हुई थी और उसकी जान को किससे खतरा था? रानी की हत्या और काजल की गुमशुदगी और बलात्कार के मामले को सुलझाने में पुलिस जी जान से जुटी हुई थी, लेकिन इस केस में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी था और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली का रुख किया। रानी? रानी कहाँ है साहब? रानी नहीं आई? हाँ जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? आपकी बेटी रानी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? रानी कितने दिनों से लापता थी? सर, वो 28 फरवरी को सुबह घर से निकली थी और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। और जब वो शाम तक भी वापस नहीं आई तो मुझे लगा मुझे आंटी को फ़ोन करके बताना चाहिए। साहब, हम अमदाव में रहते हैं। जैसे ही माला ने मुझे फ़ोन किया हम तुरंत वहाँ से चले आए और आते ही पुलिस में कंप्लेन की। साहब, मेरी इकलौती बच्ची थी रानी, बड़ी ही मेहनती थी, नौकरी की तलाश में थी, मगर अच्छी नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी। साहब, माँ, मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना। आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चिंता ना करूं? कैसे चिंता ना करूं? हाँ, जो हमने कर्ज लिया है उसका सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें तो डर है कि कहीं तेरे पिताजी की आखिरी निशानी वो भी हाथ से ना निकल जाए। रानी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुन रही है तू? सुन, तू कैसे भी करके कोई भी नौकरी कर ले। हाँ, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या क्या नहीं किया साहब उसने, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, झाड़ फूक सब कुछ किया उसने, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ साहब, कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी बच्ची को कोई क्यों मार दिया? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मार दिया मेरी बच्ची को? सर, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये रानी दिल्ली से कानपुर क्यों गई और उस जगह कैसे पहुंची जहां से हमें उसकी लाश मिली। क्या काजल ने उसे मारा होगा? लेकिन शर्मा, काजल रानी को क्यों मारेगी? वो तो खुद इस बात से डरी हुई कि कोई उसे ना मार दे। हमें रानी के बारे में और डिटेल में पता करना पड़ेगा। सर, रानी की कुछ डिटेल्स मिली हैं। 1 मार्च को रानी ने कानपुर के लिए टिकट बुक की थी और उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कानपुर के किसी पंकज बिश्नोई से फोन पे बातें करती थी। पंकज बिश्नोई? तो क्या रानी दिल्ली से कानपुर पंकज बिश्नोई से मिलने आई थी? आजा। चल बेटा, चला। हाँ, पापा है ना? साहब, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो कानपुर क्यों गई थी।
माला, तुम और काजल दोनों साथ में रहते थे। काजल ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं सर, ट्रस्ट मी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसने कानपुर की टिकट बुक करवाई थी, और पता नहीं वो वहाँ क्यों गई थी। मेरा बच्चा सारा खाना खाएगा। ले, खा खा खा, थोड़ा सा खाना बच्चा। क्या हुआ? कोई नहीं बच्चा, चल 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 चल, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम है ना, चल। सर, ये पंकज पेशे से नाई है और यहाँ पास में ही उसकी दुकान है। नाई? काजल और रानी का एक नाई से क्या कनेक्शन हो सकता है? आओ देखते हैं। सुनिए, ये दुकान कब से बंद है? सर, ये पंकज की दुकान 2-3 दिनों से बंद है और किसी को मालूम भी नहीं कि ये कहाँ गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पंकज ने किया और अब यहाँ से फरार हो गया? शर्मा, इसका सिम कार्ड और मोबाइल का IMEI ट्रेस करो। हो सकता है फ़ोन बदलने की कोशिश करें। इसके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। पता करो कि जिस दिन रानी की मौत हुई ये पंकज कहाँ था। सर, ये पंकज का कॉल रिकॉर्ड, उसकी फ़ोन लोकेशन के हिसाब से 3 तारीख को वो उसी एरिया में था जहाँ पे रानी की मौत हुई, और उसका फ़ोन उसी एरिया में सुबह से लेकर दोपहर तक एक्टिव था, फिर उसके बाद बंद हो गया। अब ये साफ है शर्मा, इस मर्डर में पंकज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और सर, इस पंकज के कॉल रिकॉर्ड में एक और बात सामने आई है। ये पंकज रानी के अलावा काजल की माँ के भी टच में था। रेखा के? हाँ सर, और जिस दिन रानी का मर्डर हुआ उससे ठीक 1 दिन पहले यानी 2 मार्च को भी इन दोनों की आपस में बात हुई थी। अब ये रेखा ही बताएगी कि इसकी पंकज से क्या बात हुई थी। अंदर से किसी की आवाज आ रही है। चेक करो। किसने किया है सब? तुम्हारी बीवी रेखा कहाँ है? सर, वो लोग हमें यहाँ बांधकर काजल को जबरदस्ती कहीं ले गए हैं। वो लोग कौन? हमारी बीवी और बेटा। पर क्यों? वो काजल को कहाँ ले गए, क्यों ले गए, हमें कुछ नहीं पता। शर्मा, रेखा का फोन ट्राई करो। सर, कितना टाइम हुआ उन्होंने यहाँ से गए हुए? आधा घंटा। सर, रेखा का फ़ोन बंद है। सर, मुझे तो शक हो रहा है रानी की मौत के पीछे रेखा और पंकज का ही हाथ है। आप पता नहीं काजल के साथ क्या करने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इनमें से किसी को देखा है आपने? हाँ साहब, देखा है। इनको तो रोशन लेके गया है यहाँ से। किस तरफ गए? बस यही आगे। अगर आपको चाहिए, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है, मैं देता हूँ। दे। ठीक है सर, मेरी रोशन से बात हुई। उसने उन्हें सीतापुर कानपुर हाईवे पर एक खंडर के पास छोड़ा है। चक्कर क्या नाटक कर रहे हो? ये सब बंद करो। खोलो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे थे तुम लोग वहां? अपनी बेटी की शादी एक बकरे से करवा रहे थे? सर, हम जो कर रहे थे ना, अपनी बेटी के भले के लिए कर रहे थे। काजल पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब बर्ताव कर रही थी। क्या हुआ? तू बार बार दरवाजे क्यों खटखटा रही? वो मेरे पीछे कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा। मम्मी, वो कुछ नहीं। इधर कोई तो नहीं है, कोई नहीं है, देख। कोई नहीं बेटा। लेकिन ये सब शुरू कब से हुआ? अचानक से एक दिन शुरू हो गया सर, और धीरे धीरे हालत और भी खराब होती चली गई। हम समझ गए थे सर कि काजल के साथ क्या हो रहा है। क्या? आप नहीं मानेंगे, पर उसके ऊपर भूत का साया था।
कितना बार उसको समझाया कि रात को खुला बाल खोल के मत घुमा करो, पर हमारी बात ही नहीं सुनती थी। दिमाग खराब हो गया आपका। इस जमाने में भी आप इस तरह की बातों में विश्वास करती हैं? पंकज को कैसे जानती हैं आप? सर, पंकज के बारे में हर्ष ने बताया था। बता दो सर, पंकज पेशे से तो नहीं था, पर हमने सुना था कि वो तंत्र मंत्र भी करता है। पंकज भाई, मेरा प्रमोशन रुका पड़ा है, चलाओ ना कोई चक्कर। अरे तुम तो दुनिया भर के जंतर मंतर भी जानते हो। एक काम करो, आज रात में तुम घर पे आ जाओ, कल तुम्हारे हाथ में सुबह सुबह प्रमोशन लेटर होगा। अच्छा, वो पंकज दुनिया को दिखाने के लिए नाई का काम करता है सर, लेकिन असली काम उसका झाड़ फूक का है। नज़र उतारने से लेकर भूत उतारने तक का सब काम करता है। हमने काजल का भूत उतारने के लिए पंकज से बात किया था। मतलब आपकी बेटी काजल की ये हालत पंकज और आपकी वजह से हुई है। आगे क्या हुआ? पंकज ने कहा कि काजल को लेकर हम उसके घर पे आ जाएं। बहुत पावरफुल आत्मा है इसके अंदर। इसको 2 दिन के लिए छोड़ के जाओ, हम सब सही कर देंगे। जी बाबा। काजल के भूत उतारने के बदले में हमने पंकज को बहुत सारे पैसे और जेवर दिए। कैसी माँ है आप? अपनी जवान बेटी को एक अनजान ढोंगी के पास छोड़ा ही? तो और क्या करते सर? दुनिया को पता चलता कि हमारी जवान बेटी के ऊपर भूत का साया है तो कौन शादी करता? और हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई बात हो। और जब दुनिया वालों को यह पता चलता कि आपकी बेटी एक ढोंगी के साथ 2 दिन रह के आई है, तब उसकी शादी हो जाती? उसकी शादी बकरे के साथ क्यों करवा रहे थे? इसलिए कि काजल का भूत बकरे में चला जाए। वाह, एक बार पंकज के हाथों हलाल होने से आपका मन नहीं भरा तो दोबारा बेवकूफ बनने किसी और आदमी के पास चले गए आप। इस सब से रानी का क्या कनेक्शन है? उसकी हत्या क्यों करवाई? सर, हम रानी को नहीं जानते। पहली बार तो हम थाना में उसका फोटो देखे, हमें कुछ नहीं पता सर। गीता, नहीं बाबा, कोई बात नहीं बेटा, अभी यहीं बैठो। राकेश जी, 1 मिनट। आ रहे यही। देखिए, मैं जानता हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काजल की हालत मेंटल डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। नहीं सर, हमारी बेटी पागल नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी पागल है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर एक सीरियस इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें काजल को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन सर, काजल की ऐसी हालत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए राकेश जी, आई एम श्योर कि इससे काजल की हालत सुधरेगी और हमें भी इस केस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्लीज़। देखिए, काजल इज फेसिंग एन ऑनसेट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, फियर, डिस्ट्रेस, पैरोनिया, ये सब इसके सिम्टम्स है। काजल भी इसी बीमारी का शिकार है। अक्सर इस बीमारी में पेशेंट अपने आसपास किसी को देखते हैं और डर जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मल लोग इस बीमारी को समझ नहीं पाते और लोगों को लगता है कि पेशेंट ने भूत को देख लिया। अच्छा, उस दिन काजल के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ बताया? काजल ने किसी और लड़की के बारे में बताया आपको जो उसके साथ उस कमरे में मौजूद थी? सेशन के बीच में उसने किसी लड़की का जिक्र तो किया था, पर उस लड़की के बारे में बताया नहीं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो जोर जोर से रोने लगी। हमारी गलती जो हमने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, वरना आज उसकी ये हालत नहीं होती। डोंट वरी, ये बीमारी ठीक हो सकती है, बस प्रॉपर काउंसलिंग और ध्यान देने की ज़रूरत है। काजल का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन रानी को किसने मरवाया ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर, मुझे लगता है रानी का खून उस तांत्रिक पंकज ने किया होगा, पर अभी वो कौन से बिल में छुपा बैठा है पता नहीं। इस पंकज का पास प्रेजेंट सब खंगालो, जिस बिल में भी छुप के बैठा है हमें उसे खोद के निकालना है। सर, एक जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। 2 साल पहले पंकज की मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद गांव की सारी संपत्ति पंकज के नाम हो गई थी। सर, हो सकता है ये पंकज अपने गांव में छुपा बैठा हो। कहाँ है इसका गांव? खरसोली।
पंकज बिश्नोई। जी साहब। चलिए पंडित जी, अब आपका भूत उतारने की बारी है। मर जाएंगे साहब, सब बता रहे साहब, सब बनवा लेंगे। तेरी ये खातिरदारी तो लोगों को उल्लू बनाकर उनकी जिंदगी खराब करने के लिए है। एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया तूने, उसे इतना मारा, उसे जलाने की कोशिश की। बोल क्यों किया है सब, बोल। वो साहब, हमको ये करने में बहुत मजा आता था साहब। तंत्र मंत्र के बहाने तो हम उनसे मजे लेते थे साहब, और उनसे पैसे भी लेते थे साहब। अरे साहब, रानी को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा साहब, वो खुद चल के आई थी हमारे पास नौकरी के लिए तंत्र मंत्र कराने साहब। लेकिन साहब वो बहुत सही समय पे आई थी। काजल के अंदर का भूत निकाल के किसी दूसरी लड़की के अंदर डालने के ढोंग करने के लिए मैंने काजल को अपने पास रखा था। उसी समय रानी आई साहब। रानी को फंसाने के लिए हमारे दिमाग में एक प्लान आया। झूठ मत बोल, रानी को तू नहीं मारा है, ये बता क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा है साहब। जब हमने कबूल किया कि काजल का बलात्कार हमने किया तो हम रानी को मारने के बाद भी कबूल कर लेते साहब। हमने नहीं मारा रानी को साहब। रानी को तेरे बारे में किसने बताया था? वो बोल रही थी कि उसके किसी दोस्त ने हमारा नंबर उसको दिया साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने नहीं मारा। पंकज के हिसाब से रानी को पंकज का नंबर उसके किसी दोस्त ने दिया था। एक काम करो शर्मा, रानी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि उसके फ्रेंड्स में से 3 मार्च को मर्डर वाली लोकेशन के एरिया में कौन मौजूद था। सर। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। रानी के कॉल रिकॉर्ड के थ्रू हमें उस शख्स का पता चल चुका है जो रानी के काफी टच में था। कौन है वो? देखो, हमें ये तो पता चल चुका है कि रानी की हत्या तुम्ही ने की थी। तुम्हारे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। जिस दिन रानी की हत्या हुई थी तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था जहां से हमें रानी की लाश मिली थी। अब ये बताओ तुमने रानी की हत्या कैसे और क्यों की? बोलो। सर, उस दिन मैं रानी पे नजर रख रही थी। लेकिन रानी को मारा क्यों? वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना। सर, क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी। हम 1.5 साल से दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे। हम दोनों साथ में ही दिल्ली आए थे, दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में ही सारे सपने देखे थे। पर यहाँ मैट्रिक पास लोगों को कौन नौकरी देता है? हम दोनों बहुत परेशान थे सर। और उस दिन, उसके बाद हमने एक IT कंपनी में इंटरव्यू भी दिया। पर सर वहां रानी का सिलेक्शन हो गया और मैं वेटिंग लिस्ट में इंतजार करती रह गई। मुझे बहुत बुरा लगा और फिर मैंने सोचा कि अगर रानी नहीं रहेगी तो ये जॉब मुझे मिल जाएगी। कौन था? कुछ नहीं, वो लेटर आया था, हमने इंटरव्यू दिया था ना वहाँ से। एक्चुअली मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा है और शायद जल्दी सिलेक्शन हो जाए। मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? नहीं, शायद उन्होंने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। कोई बात नहीं। सर, रानी की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। मुझ पे भी मेरे घर वालों की जिम्मेदारियां थी। मुझे भी कुछ करके दिखाना था। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि अगर इस बार मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी शादी करवा देंगे, फिर चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। और इसीलिए मैंने रानी को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उसके मरने से ये जॉब मुझे ही मिलती। एक कहावत सुनी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में गिरते हैं। जिस जॉब के लिए तुम एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट में आई थी, अब तुम उसके काबिल भी नहीं हो, क्योंकि अब तुम एक मुजरिम हो। माला का लालच रानी की मौत की वजह बना। अगर माला चाहती तो जुर्म की सोच से अपना ध्यान हटाकर उसे एक सकारात्मक दिशा में लगा सकती थी। अपने मन पर काबू रखकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए उस लक्ष्य को पाना यह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो बस एक पॉजिटिव सोच की और दृढ़ संकल्प की। काजल की मां की अंधश्रद्धा ने काजल को इस उम्र में वो सब कुछ देखने पर मजबूर कर दिया
जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। माला को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और उस ढोंगी बाबा को धारा 375 और 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? क्या हुआ? आंखें भी भीगी है तेरी। पार्टी में जा रहा है ना तू? एक मिनट रुक। और ये ले टी शर्ट, यही पहन के जाना पार्टी में। थैंक यू माँ। किधर भैया? वो स्कूल का लास्ट ईयर था तो फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी तो मैं। लेट नाइट पार्टी? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। भैया स्कूल का लास्ट ईयर है, फ्रेंड्स दोबारा नहीं मिले। कुछ भी हो, चुपचाप जाकर रूम में सो जाओ। प्लीज जाने दीजिए। एक बार बोला ना, समझ में नहीं आ रही तुमको? जाओ। बेटा छोड़ देना, जाने देना। माँ आप बीच में नहीं बोलो, अभी तक खड़े हुए हैं। बात तो सुनो बेटा। चलो अंदर, पार्टी में जाएंगे। सैंडी! भाग गया साला। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमने कई बार ऐसी घटनाएं अखबार में पढ़ी हैं, टीवी पर या आम जिंदगी में देखी हैं या फिर लोगों से सुनी हैं कि कुछ लोगों ने किसी पार्टी में जाकर तोड़फोड़ की और उसे बंद करवा दिया। ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। कोई इसे व्यक्तिगत आजादी का हनन कहेगा, कोई इसे संस्कृति के लिए उठाया गया सही कदम, तो कोई कुछ और। लेकिन आज के इस मामले में घटी घटना के बाद अजीबोगरीब ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसने एक के बाद एक ऐसे कई सवाल इंदौर पुलिस के सामने खड़े कर दिए जिनका जवाब तलाशना उनके लिए चुनौती बन गया। लेकिन क्या हुआ था इस घटना के बाद? क्यों ये केस चुनौती बन गया था? आइए देखते हैं आज का एक केस। आइए सब, देखिए सब। जिसने तोड़फोड़ की, जानते हो उसे? जिसने तोड़फोड़ की, मैं उनको नहीं जानता हूँ साहब। ये पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? चौली करके एक लड़का था और उसके दोस्त लोग। उनके नाम और एड्रेस है ना साहब? कहाँ गया होगा ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब कहाँ गया है? ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपको ही बड़ा शौक था उसको पार्टी में भेजने का। पता भी उन पार्टीज में क्या क्या होता है। पड़ा होगा कहीं खा पी के। हेलो, सैंडी ने इसका बड़ा भाई महेंद्र बोल रहा हूँ। इन
इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चों को किस लिए पकड़ के लाए आप? बताइए आप, इनका बताइए ना, बता दे। एक मिनट, हमें अपना काम करने दीजिए। पकड़ के लाए आप, काम करने दीजिए। हमें पता है। देखिए, पर आधी रात को इनके बच्चों को यहाँ ऐसे कैसे उठा कर ला सकते हैं आप? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। पार्टी कर रहे थे ना, पार्टी करना कोई जुर्म है क्या? सर, यही है वो गुंडा जिसने हम पर हमला किया था और सारी तोड़फोड़ भी की थी। गुंडा किसको बोला बे? हाँ, अभी बताओ गुंडागर्दी क्या होती तेरे को? हाँ, बताओ। क्या चल रहा है यहाँ? ये पुलिस स्टेशन है, मार्केट या मोहल्ला नहीं है। और किसके साथ क्या करना चाहिए हमें अच्छी तरह से पता है। आप लोग शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आनंद सर, बच्चों को मेडिकल के लिए लेके जाओ और बाद में स्टेटमेंट ले लेना। चलो आप लोगों ने सर, आइए। अरे लेकिन और तू, कानून हाथ में लेने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं अपनी आंखों से देश की संस्कृति और अपने भाई के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकता। और अगर इसके लिए मुझे 1000 बार भी कानून अपने हाथ में लेना पड़े ना, तो पीछे नहीं हटूंगा। इस देश की यही ट्रेजेडी है, जिन्हें संस्कृति शब्द लिखने भी नहीं आता, वो संस्कृति रक्षक बनकर फिरते रहते हैं। तुमने जो हरकत की है ना, उसका हिसाब तो हम करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारे आवाज और अंदाज ने तमीज और कानून की सीमा लागने की कोशिश की, तो तुम्हारी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, याद रखना। सर, कहाँ है मेरी बेटी? आपको यकीन है कि आपकी बेटी इसी पार्टी में गई थी? ये जोली हमारे पड़ोस में रहता है और इसी के साथ गई थी मेरी बेटी उस पार्टी में। मतलब पार्टी से सैंडी अकेला गायब नहीं हुआ है? क्या राधिका और सैंडी एक साथ थे पार्टी में? नहीं सर, पार्टी में हमने उन्हें एक साथ नहीं देखा। हाँ, सैंडी ने राधिका से बात करने की कोशिश की थी, बट उसे वो पसंद नहीं आया। उसने तो उससे हाय तक भी नहीं बोला। हेलो, तो राधिका कहाँ गई? आई डोंट नो सर। इनके आने के बाद वहाँ पे इतना क्योस मच गया था कि कौन कहाँ है कुछ पता ही नहीं चला। कोई आइडिया सैंडी अपने घर के अलावा कहाँ जा सकता है? सर, सैंडी जब भी किसी परेशानी में होता था, सिर्फ एक ही पर्सन के पास जाता था, हमारी निधि मैम। आप जानती है ये सैंडी कहाँ होगा इस वक्त? नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसी राधिका को जानती है? मैं नहीं जानती सर। कल पार्टी में सैंडी और राधिका की मुलाकात हुई थी। पार्टी के बाद से सैंडी और राधिका दोनों गायब हैं। हो सकता है ये नई लड़की राधिका शायद उसके साथ कहीं चला गया हो। ठीक है साहब, कुछ बताना था आपको। बोलो साहब। हमारा नाम राजेश है और ये जो औरत है ना, ये हमारी ही बीवी है। इसका वश चले ना, पूरे मोहल्ले को आशिक बना डाले अपना। और वो नाम क्या था उस लौंडे का? सैंडी। सैंडी के साथ इसका अफेयर चल रहा था, इसलिए तो उसकी माँ ने, शेफाली मैडम ने, अपने स्कूल से धक्के मार के निकाला था इसको। ठीक है। मुझे एक फोन करना है और फिर आगे जाना है। अरे नहीं मैडम, मुझे देर हो रही है, मुझे मार्केट जाना है, आप दूसरा रिक्शा देख लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। हेलो। हेलो, आप शेफाली मैडम बोल रही है? हाँ जी, बोल रही हूँ। आपका बेटा हमारे पास है, हमने उसे किडनैप कर लिया है। क्या? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, मेरा सैंडी कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। आप हमें 15 लाख रुपए दीजिए, हम आपका बेटा आपको वापस लौटा देंगे। और एक बात याद रखिएगा, पुलिस को खबर करने की गलती मत करना, वरना हम सैंडी को मार डालेंगे। जी हाँ, ये सच है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी और मेरे ही भाई को फंसाने की कोशिश भी कर रही थी। इसलिए मैंने उसके साथ साथ उसके बाप अशोक को और उसके मामा को मुंह पर कालिक पोतकर स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं सैंडी को ढूंढने उस पार्टी में गया था, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिला। फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ चला गया? ये सच बोल रहा है? पर सर, ये उससे मिले या नहीं मिले ये हम नहीं जानते सर। उस दिन के बाद से तो मर गई निधि मेरे लिए। वो दिन है और आज का दिन है। शक्ल नहीं देखी मैंने अपने बेटी की। मंदार का भाई सैंडी गायब है, क्या लगता है आपको? कहाँ होगा वो? इस बात के लिए तो आपको निधि से पूछना होगा या उसका भाई मंदार। एक छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी।
वो क्या अपने भाई को माफ करेगा? महेंद्र, क्या हुआ माँ? सैंडी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किसने कहा आपको? एक लेडी का फोन आया था। नहीं, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा पैसे लेकर। महेंद्र, तू कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये सैंडी की जिंदगी का सवाल है। तुझे मेरी कसम। संदीप यानी कि सैंडी का बड़ा भाई महेंद्र एक ऐसा नवयुवक था जिसकी सोच का दायरा सिर्फ उसके एम के इर्द गिर्द घूमता था। उसे अपने भाई के किडनैप हो जाने का दुख कम और गुस्सा ज्यादा था। अपनी मां शेफाली कुलश्रेष्ठ के कहने पर अपहरणकर्ताओं को देने के लिए पैसे लेकर वो गया जरूर था, लेकिन उसने वो पैसे अपहरणकर्ताओं को ही दिए या फिर वो कोई अलग खेल खेल रहा था, इस बात को दावे से कह पाना अभी मुश्किल था। इस बात का फैसला वक्त को करना था जो कि बहुत तेजी से बीतता जा रहा था और सैंडी का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। महेंद्र, उस लेडी ने बोला था कि पैसे मिलते ही वो लोग सैंडी को छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो 4 बजने आए हैं। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। माँ, तूने पैसे उसी जगह रखे थे जो मैंने बोली थी? तुमसे कोई गलती तो नहीं ना हुई? माँ, मैंने पैसे वहीं रखे थे जहां आपने मुझसे बोला था। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर तुमसे कोई गलती नहीं हुई है तो जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। क्या आप लोगों ने रैंसम की अमाउंट दे भी दी और ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करना आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा? मैं डर गई थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये बात हमने आपको बोल दी तो वो मेरे सैंडी को। ठीक है, जिस नंबर से आपको कॉल आया था वो नंबर हमें दीजिए। सर, वो एक्चुअली कॉल घर के लैंडलाइन पे आया था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इनका बेटा और मेरी बेटी दोनों एक साथ गायब हुए थे। इनके पास रैंसम कॉल आया, मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया। सर, कहीं राधिका को कुछ। सर प्लीज आप कुछ कीजिए, हमारी इकलौती बेटी है। देखिए, हम लोग सैंडी और राधिका दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, हमें अभी निकलना होगा। चलो। साहब उधर वहाँ। ये यहाँ कचरा बिनते में मिली थी साहब मुझे। आस पास देखो कुछ क्या मिलता है क्या? ये देखिए सर। आनंद, ये पार्टी का वेन्यू और ये जगह कितना डिस्टेंस होगा? यही करीब 500 मीटर। सर, ये मेरी सैंडी की टी शर्ट है। और ये ले टी शर्ट, यही पहन के जाना पार्टी में। सैंडी, हाँ बैठ जाओ। महेंद्र, तूने ठीक नहीं किया। तेरी वजह से मेरी सैंडी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सैंडी। आनंद, टी शर्ट को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, रैंसम की वो कॉल भवर कुआं के एक पीसीओ से आई थी। शॉप के बाहर फोन लगा हुआ था, इसलिए कॉल करने वाली औरत को दुकानदार देख नहीं पाए। लेकिन सर, रैंसम के लिए एक औरत की तरफ से कॉल आना, ये बात आपको अजीब नहीं लगती? सर, इससे भी अजीब बात तो ये है कि रैंसम का कॉल सिर्फ सैंडी के घर वालों को किया गया, राधिका के घर वालों को नहीं, जबकि दोनों साथ ही में गायब हुए थे। ये दोनों गायब साथ में हुए थे। सैंडी को तो किडनैप किया गया है, लेकिन राधिका क्यों गायब है ये अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, उस पार्टी में मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से कोई ना कोई उस किडनैपर्स के शामिल था। रश्मि, लड़के लड़कियां स्टाफ कैटरर जितने भी लोग थे उन सबके कॉल रिकॉर्ड निकाल। यस सर। लेकिन सर,
वो रैंसम मनी जिसकी पेमेंट शेफाली जी ने की थी। मुझे नहीं लगता कि पैसा किडनैपर्स को मिला है, क्योंकि अगर पैसा किडनैपर को मिला होता तो सैंडी अब तक घर आया होगा। ये पैसा रास्ते में ही गायब हुआ है। बोल 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 जल्दी बोल, फटाफट बोल। सर मेरा ही भाई गायब है और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रैंसम के लिए कॉल आने के बाद तूने पैसे दिए थे ना, तो पैसे देने के बाद तेरा भाई कैसे नहीं आया? इसका मतलब किडनैपर्स को पैसे नहीं मिले। सर उन्होंने जो जगह बताई थी मैंने वहां जाकर पैसे रख दिए थे। उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, किसने लिया, मुझे नहीं पता सर। ठीक है, तो सैंडी के बारे में बता। बराबर तेरे वहां पहुंचने के बाद सैंडी पार्टी से कैसे गायब हो गया? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अबे तू ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? सारा तेरा प्लान हो। अपने भाई के आड़ में अपने माँ से पैसे ऐंठने का तेरा प्लान होगा। देख अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। सर ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि सैंडी कहाँ है। सैंडी को कब से जानती है? 2 साल से सर। मैं उसकी क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। पर सैंडी हमेशा से ही मुझे बहुत डरा सा, बहुत सहमा सा, बहुत परेशान सा दिखाई देता था। और फिर एक दिन आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे उसकी वजह पता चली। ये सब क्यों परेशान कर रहे हैं आप सब उसे? मैम हम उसे परेशान नहीं कर रहे, बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मस्ती? इसे मस्ती कहते हैं? अभी के अभी गेट आउट ऑफ द क्लास। कम ऑन, टेक योर बैग्स, गेट आउट। सैंडी, आर यू ओके? मुझे कोई नहीं समझता मैं, ना घर पर और ना यहाँ पर। घर पर मेरा भाई मुझे कमजोर कमजोर बुलाता है और यहाँ पर ये सब लोग मुझे गे बुलाते हैं। लेकिन ना तो मैं गे हूं ना मैं कमजोर हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। नहीं सैंडी, शांत हो जाओ। मैं कमजोर नहीं हूं। और मेरे बेटे के साथ रिश्ता बनाकर तूने ये साबित कर दिया कि वो गे नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था मैम। मेरे और आपके बेटे की जिंदगी में प्यार की कमी थी जो हम दोनों को करीब लेकर आई। शर्मिंदा तो आपको और आपके बेटे महेंद्र को होना चाहिए, जो सैंडी को कभी समझ ही नहीं पाए। एक मिनट। इस घटना की जानकारी आपको स्कूल मैनेजमेंट को देनी चाहिए। सर मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया था। और सर मैंने एक्शन भी ली थी। मैंने चारों बच्चों को वार्न किया था और उनके पेरेंट्स से एपोलॉजी लेटर साइन भी करवा लिया था। आइंदा ऐसी गलती हुई तो तुम चारों को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। सो बेटर बी केयरफुल। यू मे गो नाउ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक बात समझ में नहीं आई, जो बच्चे सैंडी को इतना परेशान करते थे उन्हीं बच्चों के साथ ये पार्टी करने कैसे गया? ये तो वही लोग बताएंगे सर। यस सर, ये बात सच है कि हमने सैंडी को पूरे साल परेशान किया, लेकिन 12th में सब ठीक हो गया था सर। और 12th के बाद हम अलग होने वाले थे, इसलिए सर हमने उसे अपोलोजाइज करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सर। अपोलोजाइज करने के लिए पार्टी की थी या पुराना अकाउंट सेटल करने के लिए पार्टी की थी? क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में आना पड़ा था, जलील होना पड़ा था। गुस्सा तो जरूर आया होगा। नो सर, ये बात सच नहीं है सर। बिलीव अस सर, वी हैड नो बैड इंटेंशन। हम बस पार्टी कर रहे थे। और कोई बात जो अभी तक तुम लोगों ने हमें बताई नहीं है? सर आई डोंट नो कि ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट सर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? उस पार्टी में राधिका किस हालत में थी? एक्चुअली सर राधिका ने उस दिन पार्टी में बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, बहुत असर हो गया था सर। और हम सब भाग रहे थे तो मैंने उसे बुलाया भी था, आवाजें भी दी थी सर, लेकिन वो आंख तक नहीं खोल पा रही थी। इसलिए सर मजबूरी में हम सब भाग गए और उसे वहीं छोड़ना पड़ा। ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर पता चला कि आप लोगों ने हमसे कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, तो बहुत महंगा पड़ेगा। आनंद चल। ओके सर। इस घटना को घटे काफी समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस को अब तक ना तो कोई ऐसा सूत्र मिला था और ना ही ऐसी कोई कड़ी जिसके सहारे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते। राधिका और सैंडी एक साथ गायब हुए थे, लेकिन फिरौती की मांग सिर्फ सैंडी के लिए की गई थी, राधिका के लिए नहीं। पुलिस के शक के घेरे में इस वक्त सैंडी का भाई महेंद्र था। कभी उसकी टीचर रही उसकी प्रेमिका निधि थी और सैंडी के वो दोस्त थे जिन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि ये सब लोग इस घटना में अपना हाथ होने से लगातार इनकार करते आ रहे थे, लेकिन पुलिस का मानना था कि इस मामले में आगे बढ़ने का सूत्र उन्हें या तो सस्पेक्ट्स की इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण लिस्ट से मिल सकता है या फिर उस रात घटी घटनाओं के घटनाक्रम से। और सारे सस्पेक्ट से पूछताछ करने के बाद उन्होंने उस रात के घटनाक्रम को दोबारा से जांचने का फैसला किया। इस केस को सॉल्व करने का क्लू उस रात घटी घटनाओं की टाइमिंग में छुपा हुआ है। सबसे पहले
जॉली आता है राधिका के साथ रात 8:30 बजे। उसके बाद सैंडी की एंट्री होती है लगभग 11 या 12 के बीच। फिर उन्हें ढूंढते हुए महेंद्र वहां पहुंचता है रात को 1:30 बजे के आसपास। और 1:30 बजे होटल में आने के बाद वो तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, पर उसे सैंडी कहीं नहीं मिलता। सर हो सकता है सैंडी ने महेंद्र को वहां आते हुए देख लिया हो और वो कहीं छिप गया हो। लेकिन महेंद्र ने तो पूरा बंगला छान मारा था, फिर सैंडी गायब कहाँ हो गया? शायद इसलिए क्योंकि सैंडी वहाँ था ही नहीं। हो सकता है कि महेंद्र के पहुंचने से पहले ही उसका किडनैप हुआ हो। सैंडी और राधिका एक साथ गायब नहीं हुए, क्योंकि रात को 2 बजे जब जॉली वहां से भाग रहा था तो उसने राधिका को नशे की हालत में देखा था। और हम सब भाग रहे थे तो मैंने उसे बुलाया भी था, आवाजें भी दी थी सर, लेकिन वो आंख तक नहीं खोल पा रही थी। इसका मतलब पहले सैंडी गायब हुआ था और उसके बाद राधिका। सर राधिका उन सबके लिए बिल्कुल नहीं थी, तो राधिका का उस पार्टी में पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। तो सर मुझे लगता है राधिका के मामले में कोलैटरल डैमेज वाली थ्योरी ज्यादा फिट बैठती है। ये राधिका और सैंडी एक साथ गायब हुए या नहीं ये नहीं पता, लेकिन दोनों के गायब होने में कनेक्शन जरूर है। क्या कनेक्शन हो सकता है सर? दुश्मनी वाला एंगल। निधि के पिता अशोक और मामा संतोष को महेंद्र और उसकी मां शेफाली ने स्कूल से बेइज्जत करके निकाला, तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए सैंडी को किडनैप किया हो, या फिर राजेश जिसे पता था निधि और सैंडी के बीच अफेयर चल रहा है, उठाकर लेकर आओ तीनों। यस सर। हमें शक है कि महेंद्र और शेफाली ने जो तुम्हारी बेइज्जती की थी उसका बदला लेने के लिए तुमने सैंडी को किडनैप किया है। अब शराफत से बता दो कि सैंडी कहाँ है और उसके साथ क्या क्या किया तुम लोगों ने। मुझे लगता है ऐसे मुंह नहीं खोलोगे तुम लोग। साहब मार दो, मत मारो साहब, मत मारो, मत बोलता हूँ साहब। मेरी बीवी ही वैश्या है तो मैं कितनों को मारूंगा, कितनों को उठाऊंगा। आज सैंडी है, कल कोई और होगा, कितनों को मारूंगा साहब, और क्या मिल जाएगा मुझे? वो वैश्या है साहब। अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मैं अपनी बीवी को मारता। हम सच बोल रहे हैं साहब। हमें गुस्सा जरूर आया था और ये भी सोचा था हमने कि जिंदगी में मौका मिलने पर हम जरूर बदला लेंगे माँ बेटे से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया साहब। तू अपने बीवी के बारे में जो कुछ भी कह रहा है ना, अगर वो वाकई सच है तो अब तक तलाक क्यों नहीं ले लिया? क्यों रह रहा है उसके साथ? साहब आप सब जानते हैं हमारा कानून सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों की कोई सुनवाई नहीं है। और अगर तलाक भी ले लो तो भत्ता दो। मेरे पास पैसे भी नहीं उतने, बस इसीलिए इतने दिन से झेल रहा हूँ उसको साहब। तो इसीलिए तूने सैंडी को किडनैप किया ताकि उसके फिरौती के पैसे से तुझे अपनी बीवी से छुटकारा मिले? नहीं साहब नहीं, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। अरे मैं मुंह से बड़बड़ कर सकता हूँ साहब, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कोई कांड करूँ और बचा लूँ। कुछ नहीं किया साहब मैंने। उन तीनों को जाने दो, लेकिन नजर रखना उन पर। ओके सर। सर ये रही उस पार्टी में शामिल लोगों की कॉल डिटेल्स। इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सिवाय एक बात के। क्या? सर पार्टी के लेट नाइट करीब 4 से 5 बजे के आसपास निधि उस एरिया में थी, और वो भी बिल्कुल अकेली। वो कुछ देर वहां ठहरी और फिर घर लौट गई। निधि? उसे तो पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया था, वो वहां क्या कर रही थी? उसके भाई महेंद्र और शेफाली जी की सख्ती की वजह से हमारा मिलना बहुत कम हो गया था। उस रात सैंडी भी पार्टी के सिलसिले में बाहर था और मेरे पति भी एक शादी की केटरिंग के काम से रात भर नहीं आने वाले थे। तो फिर सैंडी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने यहाँ पर आएगा, लेकिन रात पूरी बीत जाने के बाद भी सैंडी नहीं आया। मैंने कई बार उसे कॉल भी किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं वहां उसे ढूंढने चली गई। सर दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं सैंडी से सच में बहुत प्यार करती हूँ। फिक्र है मुझे उसकी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मतलब? अपनी जिंदगी से परेशान होकर मर जाना चाहती थी मैं, जब सैंडी ने मुझे बचाया। मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे वो वजह बनने में खुशी मिलेगी जिसकी वजह से आप जी सके। हमें सैंडी जिसने मुझे जिंदगी दी, फिर से जीने की उम्मीद बंधाई, उसका ख्याल रखना भी तो फर्ज है ना मेरा। बस इसलिए मैं उसे ढूंढने चली गई थी सर, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। यकीन कीजिए इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती।
निधि अगर सच बोल रही है तो उसका बयान हमारी थियरी को सपोर्ट करता है कि सैंडी महेंद्र के डर से वहां नहीं छिपा था, बल्कि महेंद्र के पहुंचने से पहले ही सैंडी का किडनैप हुआ था। सैंडी अगर बंगले में या बंगले के आसपास कहीं में भी होता तो निधि से मिलने वो जरूर पहुंचता। तो सैंडी का खून भरा टी शर्ट हमें मिला है। अब ये टी शर्ट सैंडी और राधिका की कहानी में कहाँ फिट बैठता है ये पता करना है। यस सर। सर, भंवर कुआं के वो पीसीओ के आसपास के शॉप्स की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक की है, पर उस कॉल करने वाली औरत का कुछ पता नहीं चला है सर। एक जवान लड़के को किडनैप करना फिर रैंसम के लिए कॉल करना एक अकेली औरत का काम नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई मर्द भी इन्वॉल्व है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से इस केस से जुड़े जितने भी सस्पेक्ट है वो अपने अपनी लोकेशन पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग निधि। तो फिर ये औरत और मर्द कौन हो सकता है? और रिकॉर्ड दोबारा से स्कैन करना। वैसे आनंद, ये साकेत नगर रॉबरी केस की अगली डेट क्या है? सर वैसे तो कल की थी, लेकिन कोर्ट ने डेट कैंसिल करके नेक्स्ट वीक की दी है। ओके। हेलो, क्या? कब? ठीक है, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया सर? सारवेर पुलिस स्टेशन से फोन था, राधिका मिल गई है, काफी खराब हालत में। वो लोग उसका मेडिकल करवाकर यहाँ लेकर आ रहे हैं। तुम उसकी माँ को इन्फॉर्म करो। यस सर। सर, मुझे कुछ याद नहीं है। आवाज सुनाई दी बहुत चीखने चिल्लाने की, तभी वहां मुझे सैंडी दिखा, उसे कोई खींच रहा था। इस केस में ये पहली बड़ी सफलता थी जो जांच दल के हाथ लगी थी। राधिका का यूं खुद ब खुद सही सलामत वापस लौट आना खुशी की बात थी, लेकिन उसके लौट आने से इस मामले की जांच पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके पास पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस केस में इंदौर पुलिस के सामने अब भी अंधेरा ही था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें खुद ढूंढना था। क्या इंदौर पुलिस इस अंधेरे में रोशनी का कोई सुराग खोज पाई? क्या उन्हें पता चला कि सैंडी और राधिका के इस तरह अचानक गायब हो जाने के पीछे किसका हाथ था? और क्या राधिका का इस तरह से वापस लौट आना कोई सामान्य सी बात थी या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? राधिका जिस हालत में मिली थी उस हालत में कोई भी इंसान 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल सकता है? शायद 5 किलोमीटर। अगर राधिका 5 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ सानवेर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये एक सुनसान जगह है और यहाँ एक रेलवे ब्रिज भी है, जैसे राधिका ने बताया था। मेरे हिसाब से राधिका यहाँ थी। रश्मि सर, इस फार्म हाउस की पूरी डिटेल पता करो। यस सर। सर, एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है। ये फार्म हाउस निधि के मामा संतोष का है। क्या? राधिका तेरे फार्म हाउस में क्या कर रही थी? बोल। साहब, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ साहब, सैंडी किडनैप होने के बाद निधि हमारी बहन सुनंदा को काफी मिलने जुलने लगी थी साहब। इन दोनों का मेलजोल देखकर मुझे लगा कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं साहब। फिर एक दिन भंवर कुआं के पीसीओ के पास मैंने मेरी दीदी को देखा, हमने पूछा भी, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया साहब। आपका बेटा हमारे पास है, हमने उसे किडनैप कर लिया है। सर, पता चला है कि निधि दार्जिलिंग शिफ्ट होने वाली है। वहाँ के एक स्कूल में उसे टीचर की नौकरी लगी है और उस स्कूल से पता चला है कि उसकी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट मंथ की है। निधि शिफ्ट हो रही है? सर। जी सर, सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता सैंडी कहाँ है और कैसा है। जब मैंने सैंडी को बताया कि मेरी जॉब दार्जिलिंग लग गई तो फिर... नहीं सैंडी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा रही हूँ। मैं तो बस राजेश से अपना पीछा छुड़वाना चाहती हूँ और सिर्फ इसलिए मैंने ये जॉब ली है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता? सैंडी, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर है। आपके बिना ना तो मेरा कोई भविष्य है ना कोई फ्यूचर है। मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, सुसाइड कर लूंगा। सैंडी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम जानते हो। लेकिन क्या, अगर आप भी वैसा चाहती हैं तो मेरे पास एक आइडिया है जिसके जरिए से हम लोग एक साथ रह सकते हैं हमेशा के लिए। कैसे? लेकिन आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे प्लान सुनाने से पहले कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप मुझे किडनैप कर लीजिए। What? सैंडी, कैसी बातें कर... आपने कहा था कि आप नहीं बोलेंगे, आपने प्रॉमिस किया था। पहले आप मेरा पूरा प्लान सुनिए। हम दोनों मिलकर मेरी किडनैपिंग का नाटक करेंगे
उसके बाद आप मेरी मॉम से रैंसम की डिमांड कीजिएगा, जो कि मॉम इजीली आपको दे देंगे। आप वो पैसे लेकर दार्जिलिंग चले जाइएगा और मैं यहाँ पर कुछ दिन घर पर रहूँगा और कुछ दिन बाद बिना किसी को बताए मैं आपके पास आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं रैंसम के लिए शेफाली जी को खुद कॉल करती तो ऐसा हो सकता था कि वो मेरी आवाज़ पहचान जाती, और मुझे अपने लिए अलाबाई भी सेट करनी थी ताकि आप लोगों का शक मुझ पे ना जाए। बस इसलिए मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताकर उनसे हेल्प मांगी। अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैंने इसे मदद करने के लिए हाँ कह दी। तो समझदार है, एक उम्र जी चुकी है, आपको पता होना चाहिए था कि निधि और सैंडी जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत था। आप दोनों के अलावा ये प्लान सैंडी को पता था, फिर सैंडी और राधिका संतोष के फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गए? सर, माँ ने मामा के फार्म हाउस की चाबी मुझे दी थी और हमारा यही प्लान था कि सैंडी को हम वहीं छुपा कर रखेंगे। लेकिन जब उस रात सैंडी मुझे नहीं मिला तो मैं तो हमारे फार्म हाउस पे गई ही नहीं। तो फिर वो चाबी किडनैपर के पास कैसे गई? आपने चाबी कहाँ रखी थी? निधि के साथ साथ राजेश ने भी हमें यही बताया कि उस रात वो सुदाम नगर कॉलोनी में किसी शादी में केटरिंग का काम कर रहा था। पता करो वाकई वो केटरिंग का काम कर रहा था या कुछ और पका रहा था? सर जी सर, मेरे घर में ही शादी था, मैंने ही दिया था कैटरिंग का ऑर्डर राजेश दुबे को, पर वो आया नहीं। क्योंकि सुदामा नगर की उस शादी में तूने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिया था, लेकिन तेरा स्टाफ वहां गया था, तू नहीं गया था। तो तू कहाँ था बता? अरे साहब, मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां तक पहुंच पाएंगे आप लोग। मतलब ये सब तेरा किया कराया था? क्यों किया ये सब? अरे बोल। ज्यादा कुछ मांगा नहीं था मैंने अपनी बीवी से, 4 रोटियां और थोड़ा टाइम बिस्तर पे। इतना भी देने को तैयार नहीं थी वो मेरे को। दिल का रिश्ता, कभी क्या प्यार, इश्क, मोहब्बत, दिन भर लेक्चर। टीचर थी ना, टीचर, बच्चा समझती थी मुझको। ऊपर से कोड़ में खाज बन के आ गए सैंडी। इनको भी मैं ये लूं, यहाँ मैं बूंद बूंद को तरस रहा हूँ और मेरी ही बीवी का जवानी का सागर ये भाई साहब आराम से पी रहे हैं। पीछा किया, फोन चेक किया, सब कुछ किया, तब जाके पता चला कि हमको छोड़ के मैडम दार्जिलिंग जा रही है। तभी मुझे सैंडी के संग जो झूठी प्लानिंग थी किडनैपिंग की वो भी मालूम चली। बस मेरे को मौका मिला सैंडी से हिसाब किताब बराबर करने का। मैं पार्टी में गया, चुपचाप छुप के बैठ गया। पिया हुआ था कि क्या था पता नहीं, तोड़ फोड़ करने लगा। मैंने सोचा कि मेरे प्लान की तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन नहीं, उसने तो मेरा काम और हल्का कर दिया। अब तो और किसी को मुझ पर शक नहीं होता। कुछ देर महेंद्र निकल गया, लेकिन सैंडी साथ नहीं था। मैं बंगले के अंदर घुसा। निधि के मामा के फार्म हाउस की चाबी निधि की अलमारी में पड़ी हुई थी, मैंने उड़ा ली, दोनों को ले जाकर वहीं पे बंद कर दिया। मुझे पता था कि आप लोगों को पहले शक जो है या तो महेंद्र पे जाएगा या तो सैंडी की क्लास के उन लड़कों पे जाएगा जो उसे चिढ़ाया करते थे। मैं था ही नहीं कहीं। और जब आपको निधि और सैंडी के किडनैपिंग वाले झूठे प्लान का पता चलता है तो आप निधि के ऊपर शक करते। सब कुछ एकदम क्लियर मेरे सोचे अनुसार चल रहा था सर। तो मैंने सोचा कि अब इस सैंडी को जिंदा क्यों रखे, मुक्ति देते, मार दिया, बोरे में भर के गोदाम में फेंक दिया। तूने सैंडी को मार डाला? हाँ सर, अब क्या करता उसको जिंदा रख के? सब कुछ तो वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था। तो फिर राधिका को जाने क्यों दिया? राधिका को सर जाने इसलिए दिया कि वही तो आपको फार्म हाउस तक ले जाती ना। आप लोग सब पहचान जाओगे, सब पता कर लोगे सब। राजेश ने एक बेहद घटिया और खतरनाक खेल खेला था, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए जमीन देने में हर उस शख्स का हाथ था जो इस केस से जुड़ा था। अगर सैंडी की मां शेफाली और उसके भाई महेंद्र ने सैंडी की भावनाओं और उसके प्यार की जरूरत का ख्याल रखा होता, घर में एक विश्वास का वातावरण बनाया होता, तो कभी भी सैंडी अपने ही अपहरण का नाटक नहीं रचता और ना ही उसका इतना भयंकर अंत होता। उसी तरह अगर निधि के पिता ने उस पर विश्वास दिखाया होता तो उसकी जिंदगी अन्याय और ज्यादतियों की वो कहानी नहीं बनती जिसका अंत दुखद ही होना था। सैंडी और निधि के रिश्ते पर उंगली उठाने का ना तो हमें कोई अधिकार है और ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हर दूसरी चीज की तरह प्रेम के भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन ना करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। कुल मिलाकर इस मामले में हर किसी ने जीवन के किसी न किसी नियम की, किसी न किसी मर्यादा की अवहेलना की, जिसका अंजाम इस दुखद कहानी के रूप में सामने आया। ईश्वर ने हमें ये जीवन भी दिया है और उसे अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार भी,
लेकिन तब भी हमारे ना चाहते हुए भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अधिकार पाने के लिए फर्ज को निभाना और नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।